चलिए, तो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर बात कर रहे हैं भाई। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर जो है बात करने से पहले कुछ सवाल पहले आप लोगों से पूछा जाएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? बताइए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान से लिया गया भाई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? हाँ, विधि द्वारा। अब हम पूछेंगे एक एक लोगों से, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया जापान से। अब एक एक लोगों से थोड़ा सा एक दो सवाल हम पूछ रहे हैं, फिर आगे बढ़े। चलिए, तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये किस देश से लिया गया? बताइए, आप बताइए, बता पाएंगे? कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया है? अब बताइए, अगला सवाल बताइए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था बताइए कहां से लिया गया? अब बताइए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया? फ्रांस से। अब बताइए, भाईचारा कहां से लिया गया? पीछे बताइए, भाईचारा, भाईचारा कहां से लिया गया? समानता, भाईचारा कहां से लिया गया? बंद, हाँ, फ्रांस से लिया गया। कहां से? फ्रांस से लिया गया। बताइए, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? बताइए, राज्यपाल का पद कहां से आया? नहीं, राज्यपाल का पद कहां से आया भाई? तो कनाडा से आया। चलिए, अगला बताइए, संघीय व्यवस्था कहां से आया? तो संघीय व्यवस्था भी कहां से आया है? तो कनाडा से हो जाएगा, संघीय व्यवस्था है। अगला बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन बताएंगे रामू। हाँ, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से आया? तो अमेरिका से लिया गया। ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, जहां से हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे हम लोग बात करेंगे संविधान की अनुसूचियां। इस पर बात किया जाएगा भाई। तो संविधान की अनुसूची पर हम लोग बात करेंगे। संविधान की अनुसूची पर बात किया जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि मूल रूप से 8 अनुसूची थी, तो जो है, हाँ, 8 अनुसूची थी। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया भाई? तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो पहला, हाँ, प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा कब जोड़ा गया भाई? 1951 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? तो भूमि अधिग्रहण जोड़ा गया। हाँ, तो याद रखना क्या जोड़ा गया इसमें? तो भूमि अधिग्रहण जोड़ा गया। ठीक है भाई, भूमि अधिग्रहण जोड़ा गया है, तो इसको याद रखना है। आप बताइए, 10वीं अनुसूची एक बार बता दीजिएगा कि 10वीं जो अनुसूची है ये जोड़ा गया कौन सा? तो हाँ, तो 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन 1985, हाँ, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 85 के द्वारा जोड़ा गया। क्या है? तो ये दल बदल कानून। अभी आप इसको समझिएगा, आगे इसको जो है हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करेंगे आगे। चलिए भाई, इसके बाद आप 11वीं अनुसूची बताइएगा। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 73वां, हाँ, तो 73वां संविधान संशोधन याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन 1992, हालांकि लागू हुआ 93 से, लागू हुआ 93, लेकिन ये हुआ था 1992। और बताना, 12वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज। ये हो जाता है पंचायती राज। क्या हो जाता है भाई? पंचायती राज। हाँ, पंचायती राज जो है याद रखना है। इसमें कितने 29 विषय हैं? 29 विषय, बलवंत राय मेहता है ना। चलिए, तो 12वीं अनुसूची पर बात किया जाए। 12वीं अनुसूची जो है ये भी जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। हाँ, तो ये 1992, और ये जो है याद रखना है 93 से लागू हुआ। ये क्या है? तो नगर, हाँ, नगर पालिका, नगर पंचायत भाई। तो नगर पालिका हो जाएगा, नगर पंचायत हो जाएगा। और याद रखना है, हाँ, स्थानीय स्वशासन की बात करता है। किसकी बात करता है? तो स्थानीय स्वशासन की बात करता है। स्थानीय स्वशासन। अभी केवल आपको सुनना भाई, तो अभी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हम लोगों का जो है कुल। आप देखेंगे 8 के बाद ये 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया और 12वां। तो हमारे पास जो अनुसूची, इस पर अगर बात करें तो कुल 12 अनुसूची हैं। 8 के बाद 4 अनुसूची जोड़ी गई है। कितना हो गया कुल? तो कुल हो गया है आपका 12 हो गया। बात समझ में आया भाई? अब एक बार आप केवल दोहरा दीजिए। देखिए, अभी लिखना नहीं है कुछ, हम बताएंगे कब आपको लिखना रहेगा वो हम बताएंगे। आपको जो है जो अनुसूची है ये पूरा रटा होना चाहिए, एक एक पॉइंट पर रटा होना चाहिए। तो आगे हम लोग अभी बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और इसका जो आज ही आपको अभी हम पीडीएफ इसका देते हैं। आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन से जो चल रहा था वो आज हमारी बातें जहां तक हो पाएंगी कंप्लीट करेंगे, फिर आपको पीडीएफ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। पहली जो अनुसूची इसमें क्या भाई? तो पहली अनुसूची जो है, हाँ, याद रखना, पहली अनुसूची क्या कहता है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख। इसमें क्या लिखा है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। राज्य क्षेत्र का क्या है? उल्लेख। तो पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख हो जाएगा। दूसरा बताइएगा, दूसरी में क्या भाई? तो इसमें वेतन और भत्ते का उल्लेख है। हाँ, वेतन और भत्ते का उल्लेख है। तीसरी में क्या है? तो तीसरी में शपथ का उल्लेख है। चौथी में बताइएगा, तो याद रखना है चौथी में कि इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों को बंटवारा है। तो विभिन्न, हाँ, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या भाई? तो केंद्र शासित, हाँ, प्रदेशों के लिए अगर पूछा जाए तो याद रखना है प्रदेशों के लिए क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा के सीटों का क्या है? बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। केवल ध्यान से सुनिए, इसके बाद हम बताएंगे आपको भाई, जहां लिखना वहां बताएंगे, अभी लिखना नहीं है। चलिए, 5वीं बताइए क्या है?
पांचवी में क्या लिखा भाई, तो यहां पर जो है पांचवी याद रखना, इसमें क्या लिखा है, अनुसूचित। हाँ, तो एससी और एसटी के प्रशासन का उपबंध, एसटी और एससी के प्रशासन का क्या है, तो प्रशासन का उपबंध हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे पांचवी के बाद छठवीं में क्या है, तो असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम याद रखना है, इन राज्यों के प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं में क्या है, तो सातवीं में केंद्र और राज्यों के बीच क्या, शक्तियों का बंटवारा भाई, तो इसमें शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। और इसके बाद सातवीं के बाद जो आठवीं है, इसमें कुल 22 भाषा क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख, तो इसमें कुल 22 भाषाओं का क्या हो जाता है, उल्लेख हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर हमारे 12 अनुसूची हो जाते हैं। ठीक है भाई, कितने हो जाते हैं, 12 अनुसूची हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को जो अभी हम बता रहे हैं, इसका जो है हम आपको दे देंगे पीडीएफ, और जितना जहां से हम लोगों ने शुरू किया है वहां से लेकर जितना क्लास हम लोगों का आज तक चलेगा वहां तक हम आपको उपलब्ध कराएंगे। सारी बातें उसी फॉर्म में उपलब्ध कराएंगे, जैसे जैसे हम यहां पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, सेम टू सेम। ठीक है भाई, तो इसलिए ध्यान रहे कि इसके बाद जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उसमें जो अनुसूची लिखा है, ये सभी 12 अनुसूचियां आपको रट लेना। क्या कर लेना भाई, रट लेना कि पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पूरा यहां से लेकर आपको 12 अनुसूची रट लेना है। यहां से सवाल 100% आपके पेपर में आएगा। ठीक है भाई, तो ये चीजें हम आपको जब पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे तो उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। और यहां पर आपको समझना कि संविधान की जो अनुसूची है ये आपके पेपर के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो 12 अनुसूची क्या करना है, याद करना है। ठीक है भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये होमगार्ड में यहां से सवाल आना बिल्कुल क्या है, तय। ठीक है भाई, होमगार्ड में यहां से सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। सवाल पूछा जाएगा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में, तो पहला बताना है। फिर पूछा जाएगा कि विभिन्न जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किसमें लिखा है, तो दूसरे में बताना है। फिर पूछा जाएगा तीसरा सवाल, राष्ट्रपति को वेतन कहां से मिलता है, तो संचित निधि, भारत के संचित निधि से। फिर सवाल पूछा जाएगा कि भारत में विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन का जो उपबंध है ये कहां लिखा, तो बताना है, ये लिखा है 5वीं में। फिर पूछा जाएगा कि विभिन्न राज्यों के राज्यसभा के लिए सीटों का जो बंटवारा वो किसमें है, तो चौथी में। हाँ, फिर पूछा जाएगा कि 22 भाषा किसमें है, तो 8वीं अनुसूची में। यही ऐसे करके आपको 12 अनुसूची रट लेना है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको लिख लिख के सारी बातों को याद रखना है। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। कल फिर से आपसे सवाल यहां से पूछे जाएंगे, कल सबसे हम अनुसूची से सवाल पूछेंगे। ठीक, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे संविधान की अनुसूची पर बात कर रहे थे, इस पर बात कर रहे थे, संविधान की अनुसूची पर। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, अपने पॉइंट पर आएंगे और आप देखेंगे कि जो है हम लोगों ने जहां तक पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान जो है यह ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है, ब्रिटेन की देन है, क्योंकि ब्रिटेन ने हम लोगों को क्या किया था, गुलाम बनाया था। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहां बनी, ब्रिटेन में। कहां बनी भाई, ब्रिटेन माने इंग्लैंड में बनी। ठीक है, और आप देखेंगे कि किस प्रकार ये सभी लोग जो अंग्रेज हैं ये भारत में व्यापार करने आए और किस तरह से इन लोगों ने क्या किया, भारत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 2 युद्ध हमने बताया था, एक 1757 और एक बताया था पलासी बताया था, समझ में आया। फिर आप देखेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास के लिए अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, अंग्रेजों ने हमारे यहां कुछ एक्ट लागू किए, जैसे 1773 हो गया, हमने आपको पढ़ाया, 1784 हो गया, 1813 हो गया, 1833 हो गया। ठीक है भाई, इसके अलावा आपने पढ़ा 1862 हो गया, ये भी हमने बता दिया, 1892 भी है, 1909 है, 1919 है, 1900, इसके बाद जो है 33 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 1935 हो गया। इसके बाद जो है भारत देश क्या हो गया, आजाद हो गया। फिर आजादी के बाद किस तरह से हम लोगों का अपना संविधान बना। संविधान के लिए हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था, कहां से, ब्रिटेन से। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और कैबिनेट मिशन में कुल 3 लोग आए थे। कितने लोग आए थे, 3 लोग आए थे। उसमें जो अध्यक्ष था वो था सर पैथिक लॉरेंस, वही क्या था, अध्यक्ष था। और हमारे जो है संविधान के लिए, संविधान बनाने के लिए उसने संविधान सभा के लिए कुल जो सदस्य रखा था वो 389, जिसमें 389, जिसमें एक सीट पर कितनी जनसंख्या, 10 लाख पर एक सीट था। और फिर जो है संविधान सभा के लिए हुआ चुनाव में आप देखेंगे कि 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 सीट में जो कांग्रेस, उसको कितना मिला था, 208 सीट, कांग्रेस को 208 मिला था। और जो मुस्लिम लीग है उसे मिला था कितना, 73 सीट मिला था। आपको हमने पूरा डाटा बताया है, हमने आपको बताया कि 15 जो सीट थी वो महिला जो है इस पर विजयी हुई। ठीक है भाई, ये सब हमने बता दिया। इसके बाद आपने देखा कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई
और पहली बैठक में ही जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद 13 दिसंबर को आपने पढ़ा क्या हुआ भाई, 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। फिर उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ ये 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। 22 जुलाई को झंडा अपना लिया गया है। इसके बाद आपने पढ़ा कि 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। फिर आपने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार हुआ। संविधान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है 2015। कब लिया गया, 15 से लिया गया और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आया भाई। इसके बाद आपने देखा कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा। लगभग कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान का जो अंग्रेजी संस्करण है उसको किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय जाता। इसको हमने बता दिया है, बाकी हिंदी वाला लेकिन अंग्रेजी वाला ही आपसे पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि संविधान में कितने शब्द हैं। हाँ, तो बसंत कृष्ण बैस जो थे वो हिंदी संस्करण वाले थे, वो हिंद। हाँ, तो 1,17,369 शब्द हैं। संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना था। हाँ, हमारे संविधान में 22 भाग और हमारे संविधान में कुल जो है 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितना है, तो हाँ वर्तमान में कितना भाई, तो हमारे संविधान में 22 अनुसूचियां हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा। हमने आपको बता दिया कि कौन समिति के कौन अध्यक्ष, ये भी हमने बताया कि पॉइंट। अब हम यहां पर बात करेंगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से हम बात करेंगे प्रस्तावना पर। किस पर बात करेंगे भाई, हाँ प्रस्तावना पर हम लोग बात करने वाले। तो ध्यान से सारी बातों को सुनते हुए चलिएगा। ये जो प्रस्तावना है इसका स्रोत है, अगर पूछा जाए तो अमेरिका। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना का स्रोत कहां से आया तो क्या बताएं। अब यहां से आपको सारी बातें अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। तो स्रोत कहां से आता है भाई, अमेरिका से। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा शैली तो ऑस्ट्रेलिया से। अगर इसका पूछा जाए कि भाषा शैली कहां से आता है तो आपको बताना है कि प्रस्तावना का भाषा शैली कहां से आया, तो ऑस्ट्रेलिया से इसका भाषा शैली आता है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना का आधार कौन है तो इसके आधार बन जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे भाई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इनके द्वारा ही 13 दिसंबर को क्या किया गया था भाई, इनके द्वारा ही हाँ उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और याद रखना, अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भूमिका के बारे में तो याद रखना इसकी जो भूमिका है ये ऐसी भूमिका है कि संविधान का अभिन्न अंग है। क्या भाई, तो संविधान का ये क्या है, अभिन्न अंग हो जाता है। हाँ, तो अब जो है बात किया जाए कि प्रस्तावना का स्रोत तो अमेरिका बताइएगा। फिर पूछा जाए भाषा शैली तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आधार इसका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 13 दिसंबर को क्या किया गया था भाई, 13 दिसंबर 1946 को, आइए हमने दिसंबर लिखा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये प्रस्तुत किया था किसके द्वारा, नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है भाई, तो नेहरू जी ने ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। ये आपने पढ़ लिया भाई। तो अब इसकी बातें हम आगे और बढ़ाएं तो ध्यान से सुनिएगा कि जो है प्रस्तावना का स्रोत है तो क्या भाई, अमेरिका है। प्रस्तावना की भाषा शैली क्या बताना, ऑस्ट्रेलिया बताना है। प्रस्तावना का आधार अगर पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके आधार थे, क्योंकि यही 13 दिसंबर 1946 को आप देखेंगे संविधान सभा में प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, तो नेहरू जी ने। और संविधान में जो है जो प्रस्तावना यह अभिन्न अंग है। क्या भाई, यह अभिन्न अंग है। समझ में आ गया भाई। इसलिए हम कहेंगे कि संविधान को जो है एक आकार देने वाला जो काम किया वो किसने किया, प्रस्तावना। किसने किया है, प्रस्तावना। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी जो है विषय को पढ़ने से पहले उसमें कौन कौन सी अच्छाई या बुराई है उसको जान लेना ही क्या कहलाता है, प्रस्तावना कहलाता है। अर्थात जो प्रस्तावना है, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रस्तावना है इसी को कहते हैं संविधान की कुंजी। अगर कहा जाए संविधान की कुंजी किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा क्या हो गया भाई, तो संविधान की कुंजी कहा जाता किसको, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। बस आगे आने वाले एक एक मुद्दे पर बात करने वाले, ध्यान सुनिएगा। तो संविधान की कुंजी क्या कहलाता है, प्रस्तावना। अगर पूछा जाए संविधान का आभूषण, संविधान का अगर आभूषण पूछा जाए तो क्या बताना भाई, तो संविधान का आभूषण भी क्या कहलाता है, तो प्रस्तावना कहलाता है। संविधान का सबसे पवित्र भाग, संविधान का सबसे पवित्र भाग अगर पूछा जाए तो बताइएगा कि ये भी हो जाएगा क्या, प्रस्तावना हो जाएगा। तो सबसे पवित्र भाग क्या है, तो प्रस्तावना है। इसलिए हम बात करें कि जो हमारा प्रस्तावना, इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो उद्देशिका के नाम से ही जाना जाता है। रखना है कि जो प्रस्तावना ये हर भारतीयों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप देखेंगे प्रस्तावना का जो पहला लाइन है वो शुरू होता है हम भारत के लोग। कहां से शुरू होता है भाई, हम भारत के लोग से शुरू होता है। हालांकि हम आपको पीडीएफ में ये भी बातें दे देंगे, पूरी बातें, कोई बात छूटेगा नहीं। तो शुरुआत प्रस्तावना का कहां से होता है, हम भारत के लोग। जो हमारे देश का संविधान है, इस संविधान को केवल कुछ लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि भारत के संविधान में भारत की जनता समाहित है। सारे लोग उसमें क्या हैं, समाहित हैं। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि संविधान का जो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, तो याद रखना 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय है। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो न्याय कई प्रकार का, 3 प्रकार का, सामाजिक, हाँ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक।
और राजनैतिक, ये 3 प्रकार का न्याय है। तो पूछेगा कि न्याय कै प्रकार का है, तो 3 प्रकार का न्याय है। प्रस्तावना में अगर पूछा समानता कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन समानता, एक तो प्रतिष्ठा है और एक अवसर है। तो समानता कितने प्रकार का भाई, तो समानता जो है 2 प्रकार का है। कहां, तो एक अवसर हो जाता है और एक प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो याद रखना, प्रतिष्ठा माने गरिमा की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो याद रखना है अवसर और प्रतिष्ठा, ये 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। अगर पूछा जाए स्वतंत्रता कै प्रकार का, 5। स्वतंत्रता 5 प्रकार का है। स्वतंत्रता अगर पूछा जाए तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख, कितने प्रकार के, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक तो हो गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। तो लिख लेना है विचार, हाँ विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया। ये सब पूछेगा पेपर में, नहीं पता है लिख लीजिएगा। विचार हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा, विश्वास धर्म, विश्वास धर्म उपासना। हाँ तो याद रखना है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो इतने प्रकार की आजादी हम लोगों को है। क्या क्या भाई, विचार, हमारे अंदर कुछ भी विचार हम सोच सकते हैं, हम अपनी बातें कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं। याद रखना है विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद हम केस पर बात करेंगे, बेरूबाड़ी यूनियन। बेरूबाड़ी यूनियन का जो केस है, याद रखना है, अगर पूछा जाए कि संविधान के बारे में, याद रखिएगा एक केस आता है बेरूबाड़ी यूनियन। तो बेरूबाड़ी का जो केस है, बेरूबाड़ी यूनियन का जो केस है, ये 1960 का, कब का भाई, 1960 का केस है। तो क्यों केस बता रहे हैं, ये केस क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि पहली बार इसी केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। तो पूछेगा किस केस में यह कहा गया था कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, तो क्या बताइएगा, तो बेरूबाड़ी यूनियन, इसी में कहा गया कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग नहीं है। तो किसमें कहा गया, किस केस में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है या अंग नहीं है, तो यह बताना, यही केस है बेरूबाड़ी यूनियन। इसी केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग नहीं है। समझ में आया भाई, 2 केस बताएंगे। तो एक हमने बता दिया बेरूबाड़ी यूनियन, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जो दूसरा केस है 1773 का केस है, वो केशवानंद भारती है। तो याद रखना है, एक दूसरा केस का नाम है केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये केस याद रखिएगा 1973 का केस है। इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है। तो पूछा जाएगा किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो ये याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो फिर सुनिएगा, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, हाँ प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो सवाल यही पूछेगा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो आपको कहना हाँ इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है भाई, किया जा सकता है। तो याद रखना इसमें संशोधन तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जिससे मूल ढांचा प्रभावित हो जाए। तो यह भी याद रखना है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है जिससे कोई मूलभूत ढांचा प्रभावित ना हो। तो कितनी बार संशोधन किया गया, 1 बार। तो याद रखना है, हाँ प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है, हाँ 1 बार संशोधन हुआ। तो प्रस्तावना में 1 बार क्या हुआ भाई, संशोधन किया गया, संशोधन हाँ किया गया। तो ये भी याद रखना है कि प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया। जिसको दिखेगा नहीं, यहां जाइएगा, यहां बैठ जाइएगा, उनसे कहेगा नहीं दिखेगा, यहां बैठ जाएंगे। तो प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया, 42वां, हाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द याद रखना है। एक जोड़ा गया समाजवाद, समाजवाद हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, पंथ निरपेक्ष, और हो जाएगा इसके बाद अखंडता, इसके बाद अखंडता। तो 3 शब्द जोड़ा गया। तो याद रखना है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 बातें जोड़ी गई हैं। तो इसको लिखिएगा। अब हम और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, घबराइएगा नहीं, हम इसका पूरा अच्छा सा पीडीएफ देंगे जिसमें सारी बातें पूरी एकदम एक बातें लिखी रहेंगी। बात क्लियर हुआ। तो किसने कहा था कि संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, तो याद रखना ठाकुर दास भार्गव। तो ठाकुर दास भार्गव का नाम याद रखना है, ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना को क्या कहा, आत्मा। तो संविधान की आत्मा किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। इनका नाम याद रखना है। और याद रखिएगा, अगर ये पूछ ले, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पूछ ले किसने कहा कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना है, तो पालकी वाला, पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा है। पालकी वाला, इनके द्वारा क्या कहा गया भाई, तो पालकी वाला ने कहा है कि परिचय पत्र, हाँ परिचय पत्र कह दिया। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना एक प्रकार का परिचय पत्र है। अर्नेस्ट बार्कर की बात करें तो उन्होंने कहा मुख्य बिंदु। अर्नेस्ट बार्कर की बात करें तो अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है। क्या है, मुख्य बिंदु है।
तो ये भी याद रखना है, हम इस पर भी आगे बात करेंगे एक एक मुद्दे पर। और किसने कहा राजनीतिक कुंडली, किसने कहा? तो के एम मुंशी। तो राजनीतिक कुंडली अगर पूछा जाए तो के एम मुंशी, राजनीतिक कुंडली, हाँ, ये किसने कहा? तो के एम मुंशी ने कहा था। के एम मुंशी ने कह दिया कि संविधान का जो है जो प्रस्तावना वो राजनीतिक कुंडली है। राजनीतिक क्या है? कुंडली है। तो यहां भी याद रखना है। और अगर पूछ लिया जाए कि बताइएगा यदि संविधान शरीर है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है, ये किसने कहा? संविधान शरीर और प्रस्तावना आत्मा तो सुभाष कश्यप ने कहा था। सुभाष कश्यप ने कहा, सुभाष कश्यप, याद रखना है, सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है। संविधान क्या है भाई? तो शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है। तो प्रस्तावना क्या है? आत्मा है, आत्मा है। तो याद रखना है कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना क्या है? आत्मा। ये किसने कहा? सुभाष कश्यप ने कहा। सबके स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट यहीं से पूछेगा। क्लियर हो गया भाई? अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा। सवाल ऐसे पूछेगा कि किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? तो ठाकुर दास भार्गव। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? तो पालकी वाला। किसने कहा कि इस प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु? अर्नेस्ट बारकर। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का राजनीतिक कुंडली है? तो के एम मुंशी। किसने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है? तो सुभाष कश्यप। सबका स्टेटमेंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है भाई? इतनी बातें किसके समझ में नहीं आए बताइए? और एक बार में बातें समझ में नहीं आता है तो ये भी याद रहे कि ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया और आप पूरी बात समझ गए। तो आप जो है यहां पर चिट्ठी रोपोट तो है नहीं, तो चिट्ठी नहीं है इसलिए आपको एक चीजें कई बार, एक बार में नहीं होगा, कई बार, और जब आप कई बार इसको पढ़ेंगे तब जाकर ये सारी बातें आपके समझ में आएंगी। इसके बाद जब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पर भी बात करेंगे। तो सबका स्टेटमेंट हमने बता दिया। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं हो सकता भाई? हो सकता है। कितनी बार हुआ? तो एक बार संशोधन किया गया है। बात क्लियर हुआ भाई? चलिए अब थोड़े से और भी महत्वपूर्ण बातों की तरफ बढ़े। तो अब हम बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। हाँ, इस पर थोड़ा सा आपको सुनना है और अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। उसका सॉल्यूशन हम आपके पास जो है उपलब्ध कराएंगे। हमने कहा है कि क्लास हमारा जब खत्म हो जाएगा इसके बाद ही हम आपको अच्छा सा एक पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। उसमें हर बातें, एक एक बातें उसमें लिखी रहेंगी और आपको क्या करना है, उसे अपने कॉपी में अच्छे से उतार लेना। तो अभी पहले आप समझिएगा, हम बात करें राज्यों के पुनर्गठन पर तो ध्यान से सुनिएगा। जब देश हमारा आजाद हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो याद रखिएगा कि उस दौर में हमारे देश में कुल 552 रियासत था। कितना था भाई? 552 रियासत था। उनमें जो है रियासतों को एक करने का जो श्रेय दिया जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो याद रखना है कि 2-3 राज्य पर बात करेंगे। एक का नाम याद रखना जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत का नाम याद रखना है। एक याद रखना हैदराबाद का, हैदराबाद का, और एक याद रखना जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासत पर बात करेंगे। तो याद से जो है ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 रियासत हैं याद रखना है। अगर पूछा जाए कि जूनागढ़ रियासत को कैसे मिलाया गया तो यहां पर क्या बताइएगा आप? यहां पर बताना है कि जूनागढ़ जो है ये मत पत्र के द्वारा, मत पत्र या जनमत संग्रह कह सकते हैं, जनमत संग्रह के द्वारा। ठीक है भाई? तो जनमत संग्रह के द्वारा इसको भारत में मिलाया गया है। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद कैसे मिलाया गया भाई? तो यह पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। ठीक है भाई? पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। और अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर तो इसको विलय पत्र के द्वारा, तो इसको मिलाया गया है किसके द्वारा? तो विलय पत्र के द्वारा इसको मिलाया गया। तो 3 बातें याद रखना। राज्यों के पुनर्गठन पर हमने बात किया। याद रखिएगा कि जूनागढ़ रियासत पूछा जाएगा कैसे मिलाया गया, तो मत पत्र के द्वारा। हैदराबाद रियासत पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और जम्मू कश्मीर अगर पूछा जाए तो विलय पत्र के द्वारा इसे मिलाया गया था। बात क्लियर हुआ? अब राज्यों का जो पुनर्गठन था, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष इसके कौन थे भाई? तो याद रखना है हम राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान से हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि जो राज्यों का पुनर्गठन करना था, ये समिति जो है जो थी, ध्यान से सुनिएगा, हेड कौन था? राष्ट्रपति। उस समय जो राजेंद्र प्रसाद थे क्या थे भाई? राष्ट्रपति। तो याद रखना राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, जो उस समय कौन थे भाई? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिए यही संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। ये क्या थे भाई? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इनके पास केस गया, समस्या गया कि जब हम लोग अपना जो है देश हमारा जो है व्यवस्थित हो गया, अब हमें राज्यों को बनाना चाहिए, तो कैसे कैसे राज्य बनाएं, क्या व्यवस्था होना चाहिए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा ठीक है। इसके लिए राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि हाई कोर्ट के रिटायर जज का नाम था यसके धर। हाई कोर्ट के रिटायर जज का नाम था इसके धर। बात समझ में आया? तो हाई कोर्ट के रिटायर जज साहब का नाम था यसके धर। ये 3 बातें लिख लिया क्या? तो अब हम बात करें कि
राजेंद्र प्रसाद जो है उनके द्वारा कहा गया, बनाया गया एक समिति का नाम रखा गया यस्केधर समिति। क्या रखा गया भाई? यस्केधर समिति बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि एक समिति बना देते हैं और समिति जब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग भारत में राज्य को जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी समिति बना दिया? यस्केधर। तो याद रखना है, ये वाला बात लिख लिया क्या भाई? तो यहां पर हम आप बताने वाले हैं, पहली समिति का नाम था यस्केधर समिति। क्या नाम था भाई? तो इस समिति को किसने गठित किया था? तो याद रखना, राजेंद्र प्रसाद ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। तो जो यस्केधर समिति थी, ये जो समिति थी, इसने क्या कहा? इसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो यस्केधर थे इन्होंने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो यस्केधर साहब का रिपोर्ट कहता था, इसमें लिखा था कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो किस आधार पर नहीं होना चाहिए? राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे कि उस समय जब यह समिति बना था तो भारत के अंदर जो लोग लैंग्वेज जिनका था भाषा, जो लोग बोल रहे थे मराठी वो कहते थे हमारा महाराष्ट्र बनाइए, जो गुजराती बोल रहे थे वो कहते थे गुजरात बनाइए, जो लोग कन्नड़ बोल रहे थे वो कह रहे थे हमारा अलग बना दीजिए, तेलुगु वाला कह रहा था हमारा आंध्र प्रदेश बना दीजिए। तो अलग अलग जगह पर बात शुरू हो गई थी राज्य बनाने के लिए। समझ में आया भाई? और आप देखिएगा कि यस्केधर समिति ने कह दिया कि भाषा के आधार पर क्या नहीं होगा? राज्य नहीं बनेगा। तो भाषा के आधार पर अगर राज्य नहीं बनेगा तो क्या होगा भाई? तो भाषा के आधार पर नहीं बनेगा तो लोगों में क्या हो जाएगा? आक्रोश, असंतोष की स्थिति बन जाएगी। इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने इस समिति को कहा कि नहीं, आपसे काम नहीं चलेगा। तुरंत राजेंद्र प्रसाद ने एक समिति और बनाया, नाम रखा जेवीपी समिति। तो दूसरी समिति आ गई। और याद रखना है, जो जेवीपी समिति है इसमें कितने लोग थे? 3 लोग थे। इसमें कितने लोग थे भाई? 3 लोग थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे इसमें वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भाई? वल्लभ भाई पटेल थे। और याद रखना इसमें थे पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है भाई? तो ये 3 लोग थे। सीतारमैया इसमें 3 लोग थे, पट्टाभी सीतारमैया इसमें 3 लोग थे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो बना, इन लोगों ने भी अपना रिपोर्ट क्या बताया? इन लोगों ने भी क्या कहा? इन लोगों ने भी वही कहा जो यस्केधर ने कहा था, उन्हीं के फेवर की बात कर दिया। और इसका परिणाम यह हो गया कि भारत के अंदर आप देखेंगे कि एक जो है क्षेत्र है आंध्रा वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में हिंसा फैल गई। और वहां पर श्री रामुलु, जो वहां के कांग्रेस के नेता थे, श्री रामुलु क्या हो गए भाई? वो जो है धरने पर बैठ गए। और श्री रामुलु बैठे रहे धरने पर, 53 दिन भूख हड़ताल कर दिया बिना खाए पिए। और 53 दिन के बाद क्या हो गया? श्री रामुलु जो थे भूख के नाते मर गए। और उनके मरने से आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हिंसा फैल गई। लोग गाड़ी मोटर जलाना फूकना चालू कर दिया। और जिसका परिणाम रहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, जहां पर हिंसा हो गई वहां पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब जो है उस क्षेत्र को क्या किया जाए? भाषा के आधार पर बनाया जाए। तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बना है। तो पूछा जाए भाषा के आधार पर कौन बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ। किस आधार पर हुआ भाई? तो भाषा के आधार पर हुआ है। तो याद रखना है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1953 में। 1953 में इसका गठन हुआ। ठीक है भाई? और तत्काल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर से एक कमेटी बनाया और नाम रखा फजल अली। क्या रखा भाई? फजल अली कमेटी का गठन किया। तो फजल अली समिति का फिर से गठन हो गया। और फजल अली साहब एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने केवल कागजी कार्य नहीं किया, बल्कि फजल अली साहब जो है ये धरातल पर उतर गए और इन्होंने क्या किया? जमीनी स्तर पर पता किया और कहा कि वास्तव में भारत के अंदर जो राज्य बनने चाहिए वो भाषा के आधार पर भी देखा जाना चाहिए। और फजल अली रिपोर्ट के आधार पर, फजल अली समिति के आधार पर क्या हो गया भाई? के आधार पर क्या हुआ? तो इन्हीं के आधार पर आया राज्य पुनर्गठन आयोग। तो याद रखना है किसके आधार पर? तो फजल अली समिति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों का क्या किया गया भाई? पुनर्गठन किया गया। तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया और यह किया गया 1956। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो याद रखिएगा किस रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य बना है? तो फजल अली रिपोर्ट के आधार पर भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया भाई? गठन किया गया है। बात क्लियर हो गया भाई? तो यहां से हम लोगों ने पढ़ा कि यस्केधर समिति, जेवीपी समिति, इसके बाद फजल अली समिति के आधार पर ही हमारे देश में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गया भाई? समझ में आया? तो चूंकि आप जो है, जो लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं उनके समझ में आ गया, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो फिर से जो है आपको इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा? पहले एक बार इसको समझिए, एक बार फिर हम क्या करेंगे? रिपीट करवाएंगे। जब आपका होमगार्ड वाला जो है धीरे धीरे परीक्षा नजदीक आने वाला रहेगा तो एक बार हम फिर से सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अभी आप एक भूमिका आपके दिमाग में बन जाए और आप देखेंगे कोई भी सवाल पेपर में आएगा
वो पेपर में जो भी सवाल आएगा वो सही कराने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इतनी बातें अगर हो गया तो अब बात किया जाएगा जो संविधान का पहला जो भाग है उस भाग का क्या नाम है? तो संविधान का पहला भाग जो है उसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र। उसका नाम क्या भाई? संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र पर हम लोग बात करने वाले हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र पर बात करने वाले हैं। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, और अगर आप जो है लिख रहे हैं कुछ छूट जा रहा है तो घबराइएगा नहीं। ठीक है भाई, हाँ, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सलूशन हमारे पास है। चलिए ध्यान सुनिए। तो अब हम बात करेंगे कि भाग एक, संविधान का जो पहला भाग है, याद रखना भाग एक में क्या लिखा भाई? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यही जो है क्या है भाई? पहला जो है, पहला हम लोगों का भाग है। यहां में जो है इसमें जो आर्टिकल लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 से लेकर कहां तक है? तो 4 तक इसमें लिखा है। तो 1 से लेकर 4 तक जो है आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है। तो पूछेगा 1 से 4 तक का उल्लेख किसमें? तो इसी में किया गया है। कहां में? तो हाँ, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 1 पर। अनुच्छेद 1 जो है इसमें क्या लिखा भाई? भारत, इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो भारत अर्थात इंडिया जो है क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो भारत अर्थात इंडिया क्या? राज्यों का संघ है, जिसमें कितने? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब दो बातें सुनिएगा, आप कहेंगे कौन दो बातें? दो बातें ये है, इसमें दो बातें बता दें। एक होता है फेडरल, क्या होता है? फेडरल। तो हाँ, तो फेडरल जो है अगर उदाहरण कहें तो फेडरल, अमेरिका फेडरल है, और एक होता है यूनियन। तो भारत क्या है? यूनियन। अब आप कहेंगे कि ये दोनों बातें क्या आप बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फेडरल जो होता है, ये भी फेडरल माने भी संघ होता है, फेडरल माने भी होता है, और यूनियन माने भी संघ होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो भारत ने इसको नहीं अपनाया। भारत ने किसको अपनाया? क्यों? भारत के अंदर कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अमेरिका में कुल 51 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? अमेरिका में 51 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब इसको क्या करें आप समझिएगा। अमेरिका के जो राज्य हैं उनके पास इतना पावर है कि वह आजाद हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। मतलब न्यूयॉर्क अपना अलग जो है बना सकता है, अगर उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो क्या कर सकता है? अपना जो है अलग व्यवस्था कर सकता है। ये पावर किसके पास? अमेरिका में। अमेरिका के राज्यों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। क्लियर हो गया? लेकिन भारत में, भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। भारत कहां भारत है? तो जहां बैठे हैं, क्लास चल रहा है नौगढ़, ये भी भारत है। बंबई में जाएंगे वो भारत है, नागालैंड में जाएंगे वो भारत है, जम्मू कश्मीर भी भारत है। अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर क्या बनता है? भारत बनता है। समझ में आया भाई? अमेरिका में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन ये डायरेक्ट भारत है। अखंड भारत का मतलब ये हो गया, इसको खंड नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर अधिकार है, इनके पास अधिकार है कि ये अपना क्या कर सकते हैं? व्यवस्था देख सकते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश की सरकार हो, चाहे मायावती, चाहे बीजेपी, किसी के पास इतना पावर नहीं कि छोड़कर चले जाएं। ये कह दे कि हम नेपाल जाएंगे, तो नेपाल जाएंगे तो कान आपका ऐड दिया जाएगा। ठीक है भाई, नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए भारत में जो भारत है वो यूनियन है, इसे अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में अलग होने का अधिकार है। तो भारत अर्थात इंडिया क्या? राज्यों का संघ है। कौन वाला संघ? फेडरल वाला कि यूनियन वाला? यूनियन वाला संघ। तो इसको याद, हाँ, यूनियन वाला संघ। वाह भाई वाह। चलिए, तो इतनी बातें किसके समझ में नहीं आया? अब दूसरी बात करें, ध्यान से सुनिएगा। जो अनुच्छेद 2 है, ये क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 2, याद रखना है, नए राज्यों का क्या है भाई इसमें? तो प्रवेश है, नए राज्यों का प्रवेश। मतलब जो राज्य हमारे पास नहीं है, जैसे ध्यान से सुनिएगा, सिक्किम हमारे पास नहीं था, सिक्किम हमारे पास नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, सिक्किम हमारे पास नहीं था। सिक्किम को हम लोगों ने 1975 में ले लिया। समझ में आया? गोवा हमारे पास नहीं था, गोवा हम लोगों ने लिया 1961 में। कब लिया? 1961 में ले लिया। हम लोगों के पास आप देखेंगे पुडुचेरी या पांडुचेरी नहीं था, वो किसके पास था? तो फ्रांसीसियों के पास था, उसको ले लिया। तो जो हमारे पास नहीं है उसको हम ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है किसमें? तो अनुच्छेद 2 में लिखा है। नेपाल वाला कहते पोखरा ले लीजिए, तो पोखरा ले लेंगे, पोखरा ले लेंगे जाके, ठीक है। और अगर नेपाल कह दे कि लुम्बिनी ले लीजिए तो लुम्बिनी भी ले लेंगे। कोई भाड़े पर देगा तब भी ले लेंगे, लीज पर देगा तब भी ले लेंगे। लेकिन अगर वो कह दे कि नौगढ़ हमको दे दिए, देंगे तो अपना नहीं देंगे, दूसरे को ले लेंगे। ठीक है भाई, ये लिखा है कहां? अनुच्छेद 2 कहता है। चलिए, तो अब बात किया जाए अनुच्छेद 3। तीसरा जो आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ है नए राज्यों की स्थापना। क्या लिखा भाई? नए राज्यों की स्थापना। मतलब जो हमारे पास है, हमारे पास जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? जैसे हमारे पास, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास था, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम बात करें, हमारे पास था उत्तराखंड, उत्तराखंड को ध्यान सुनिए, हमारे पास था, ध्यान सुनिए, हमारे पास था उत्तर प्रदेश।
हमारे पास था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को काट दिए और एक बना दिए उत्तराखंड। बनाए कि नहीं बनाए? एक उत्तराखंड बनाए और एक बना दिया उत्तर प्रदेश। हमारे पास था बिहार, बिहार को क्या किया? काट दिए, एक बनाए झारखंड और एक क्या बनाए? बिहार बनाए। हमारे पास था आंध्र प्रदेश, हाँ, तो इसको काटे और बनाए एक तेलंगाना और एक आंध्र। तो मतलब जो हमारे पास है, जम्मू कश्मीर को काट के दो बना दिया, लद्दाख बना दिया। तो जो हमारे पास है उसमें अगर कोई काट छांट होगा तो किसके अंतर्गत होगा? 3 के अंतर्गत हो। किसके अंतर्गत? 3 के अंतर्गत होगा। कुछ भी अगर करना है, बात समझ में आ गया भाई? अगर आपके पास 28 राज्य है, आपको 29 बनाना, तब भी बना लीजिएगा। मतलब तुम्हारे पास नोट है 100 रुपया के, चाहो तो 50-50 करा लो, चाहो तो 10-10 का करा लो, चाहो तो 20-20 का करा लो, लेकिन रही 100 रुपया। रही कितना? 100 रुपया। लेकिन तुम्हारे पास 100 रुपया रहा और तू 10 ले लियो दूसरे से, तो दूसरे में, हाँ, तो दूसरे से ले तो दूसरे में लिखा है, मतलब कहीं और से, रूस से, चाइना से, जापान से, हांगकांग से, नेपाल से, कहीं से जो भूभाग हम लोग दूसरे का लेते हो, किसमें है? दूसरे में है। समझ में आया भाई? चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर बात कर रहे हैं भाई, ये तीसरा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे पर। किस पर बात करेंगे? अनुच्छेद 4 जो लिखा है, अनुच्छेद 4, हाँ, इसमें क्या लिखा भाई? तो इसमें लिखा हुआ, ध्यान सुनिएगा, इसमें लिखा है कि हाँ, कि 2 और 3 में जो संशोधन किया जाएगा तो उसको संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? लेकिन ध्यान रहे, वो 368 के अंदर संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम संविधान में कोई स्पेशल संशोधन कर रहे हैं, संशोधन नहीं कर रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा कि संविधान में 2 और 3 में अगर संशोधन करना है तो किसके अंतर्गत होगा? तो 4 के अंतर्गत। तो संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 1 से 3 तक, 1 से 3 तक में संशोधन का अधिकार किसके पास है भाई? तो संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो ये संसद के पास ये पावर है कि वो संशोधन करे, साधारण बहुमत से करे, कोई स्पेशल काम यहां नहीं करना। समझ में आया भाई इतनी बातें? चलिए अब हम बात करेंगे कि जो भाग 2 है, जो भाग 2 है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नागरिकता। इसका नाम है क्या? नागरिकता है। तो याद रखना है, जो ये लिखा है वो 5 से कहां तक है? 11 तक है। 5 से लेकर 11 तक, ये क्या है भाई? तो नागरिकता 5 से 11 तक है, नागरिकता 5 से 11 तक। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां समझिएगा। जैसे अभी हम लोग हैं सिद्धार्थनगर में, कहां भाई? अभी हैं हम लोग सिद्धार्थनगर, हमारा जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से ऊपर बढ़ेंगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा भाई? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से ऊपर बढ़ेंगे तो हो जाएगा भारत। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, हम 3 स्तर पर बात करेंगे, केवल 3 स्तर पर बात करेंगे। भारत में कैसा व्यवस्था? एकल नागरिकता। कैसा है? एकल नागरिकता। मतलब एक बार आप भारत की नागरिकता ले लीजिए, चाहे नौगढ़ में रहो, चाहे यूपी में रहो, चाहे बिहार में रहो, चाहे जो है भारत के कोनों कोने में रहो, तो हमारे पास कैसी नागरिकता है? एक नागरिकता हम लोगों को मिलता है भारत का। और भारत के अंतर्गत हमें उत्तर प्रदेश का भी मिल जाता है, सिद्धार्थनगर का भी मिल जाता है, भीमा पार का भी मिल जाता है, नौगढ़ का भी मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। एक बार नागरिकता लीजिए, मन कहे उसका ब्लॉक में रहो, चाहे लोटन ब्लॉक में रहो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहिए। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? एकल नागरिकता। ये भारत के अंदर है। तो एकल नागरिकता कहां? भारत के अंदर है। और हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। कहां से लिया भाई? तो ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया है। तो अमेरिका को क्यों नहीं लिया? क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसा है? दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, अर्थात अमेरिका के अंदर आपको एक बार अमेरिका की नागरिकता लेना पड़ेगा और दूसरी बार आपको राज्य की नागरिकता लेना पड़ेगा, कि आप ट्यूशास में रहेंगे, कि ह्यूरोश में रहेंगे, कि आप न्यूयॉर्क में रहेंगे, कि बोस्टन में रहेंगे, अर्थात जहां भी रहेंगे उसकी भी नागरिकता लेना पड़ेगा। तो इसलिए अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता। बात समझ में आया भाई? अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी। अब एक देश और सुनो, एक देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो जो स्विट्जरलैंड है वहां पर याद रखिएगा, देखिए अमेरिका में 2 बता दिया, एक तो आपको भारत, मतलब वहां अमेरिका का तो लेना ही है, और साथ ही साथ कहां, जिस राज्य में रहेंगे वहां का भी लेना है। एक देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो यहां पर जो है तिहरी नागरिकता है। कैसा भाई? यहां पर तिहरी नागरिकता है। तो यह भी याद रखना है कि यहां पर तिहरी नागरिकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो तो उनको स्विट्जरलैंड की भी नागरिकता चाहिए, उनको लेना पड़ेगा राज्य का भी, और उनको लेना पड़ेगा जिले का भी लेना पड़ेगा, कि किस जिले में रहेंगे, इस स्तर पर नागरिकता की व्यवस्था की गई है। समझ में आ गया भाई? तो एकल नागरिकता भारत में है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में कैसा? तीसरा है। तो तीसरी नागरिकता कहां है? तो याद रखना, स्विट्जरलैंड में तीसरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता। तिहरी नागरिकता कहां है? स्विट्जरलैंड। दोहरी नागरिकता अमेरिका में, एकल नागरिकता भारत और ब्रिटेन, क्योंकि हम लोगों ने कहां से लिया भाई? ब्रिटेन से लिया है। तो ये बातें आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपना अनुच्छेद 5 पर। किस पर बात करेंगे भाई? 5 पर बात करेंगे। ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 5 जो है, तो जो अनुच्छेद 5 है इसमें सबसे पहले समझिएगा कि हमारे यहां जो है, याद रखना, जो अनुच्छेद 5 है इसके पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले नागरिकता की अगर बात किया जाए तो भारत में पहला जो नागरिकता अधिनियम आया था वो 1955 में आया। तो याद रखना है, प्रथम नागरिकता अधिनियम कब आया? तो पहला जो है नागरिकता अधिनियम आया है 1955।
तो अगर पूछा जाए कि पहली नागरिकता अधिनियम कब आया तो 1955, इसी में हम लोगों ने किया है संशोधन। क्या किया भाई? इसी में हम लोगों ने बार बार क्या किया है तो संशोधन किया है। इसी में हम लोगों ने बहुत बार संशोधन किया। कितनी बार संशोधन कर चुके हैं तो याद रखिएगा, हम लोगों ने 1986 में संशोधन किया। कब किया भाई? 1986 में किया। तो क्या केवल 1986 नहीं, समय समय पर हम लोगों के द्वारा 1955 में ही संशोधन किया गया है। तो याद रखना, हम लोगों ने एक बार संशोधन किया 1986 में, एक बार संशोधन किया 1992 में, एक बार संशोधन किया 2003 में। इतने से जब हम लोगों का काम नहीं चला तो हम लोगों ने 5 में भी कर दिया, 5 में भी किया हम लोगों ने संशोधन। और जब इससे काम नहीं चला तो फिर हम लोगों ने 2015 में संशोधन किया। फिर हम लोगों ने किया, याद रखिएगा, 2019 में। तो जो लेटेस्ट वाला संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है संशोधन। समझ में आ गया भाई? इतनी बार हम लोगों ने संशोधन किया है। अब नागरिकता जो मिलता है वो नागरिकता किसके द्वारा दिया जाता है तो प्रथम नागरिकता अधिनियम 1955। तो याद रखना है, किसी भी व्यक्ति को नागरिकता किस अधिनियम के द्वारा मिलता है? 1955 के द्वारा ही नागरिकता मिलता है। उसी में बार बार हम लोगों ने क्या किया है तो संशोधन किया है। वैसे अगर बात करें तो नागरिकता कितने प्रकार से मिलता है, ये अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 जो है ये कहता है कि 5 प्रकार से नागरिकता मिलता है। एक तो याद रखना है, जन्म से नागरिकता मिल सकता है। दूसरा मिल सकता है वंश से मिल सकता है। तीसरा बताइएगा, पंजीकरण से मिल सकता है। पंजीकरण से भी हम लोगों को नागरिकता मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। और फिर अगर बात किया जाए तो जो चौथा होता है उसको कहते हैं देशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिल सकता है। और पांचवा अगर कहें तो अर्जित। हाँ, तो कोई मतलब कोई भी जो है अर्जित क्षेत्र है तो अर्जित क्षेत्र के माध्यम से भी मिलेगा। अब याद है जो देशीकरण है, जो यहां पर हम देशीकरण लिखे, ध्यान सुनिएगा, इसी देशीकरण को कहते हैं कूटनीति के माध्यम से नागरिकता। ठीक है भाई? तो याद रहे, भारत में कई प्रकार से नागरिकता मिलता है? 5 प्रकार से नागरिकता मिलता है। जन्म से, यदि आपका जन्म हुआ है कहां? इंडिया में, तो आपको इंडिया की नागरिकता मिलेगी। यदि आपके मम्मी विदेशी हो, पापा इंडिया के हो, तब भी मिलेगा। हाँ, इंडिया के जो है अगर पापा हो और विदेशी मम्मी हो, या मम्मी जो है इंडिया की हो, पापा विदेशी हो, तब भी मिल जाएगा। ठीक है भाई? यदि आपके दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मौसा मौसी, अगर उन लोगों का जन्म भारत की आजादी के पहले हुआ, तब भी भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई? हाँ। तो यहां पर याद रखना है, यहां पर यह कहा गया कि यदि आपके दादा दादी ये सभी भारत के अविभाज्य, भारत अविभाज्य का मतलब हो गया जब भारत पाकिस्तान नहीं, हाँ, बटा था, उस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं। अगर उस दौर में आपके दादा दादी, नाना नानी का अगर यहां जन्म हुआ था, वो भारतीय थे, तो उनको नागरिकता यहां की मिलेगी। समझ में आया भाई? चलिए, इसके अलावा ये 5 प्रकार से नागरिकता एक व्यक्ति को मिलता है। ये कहां लिखा है? ये लिखा अनुच्छेद 5 में। कहां लिखा भाई? अनुच्छेद 5 में लिखा है। तो पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम बात करने वाले आर्टिकल 5 पर। किस पर बात करेंगे? अनुच्छेद 5 पर हम बात करने वाले हैं। तो लिख लीजिएगा, यहां लिखिएगा भाई, अनुच्छेद 5 में लिखिएगा नागरिकता पाने का प्रावधान। अनुच्छेद 5 में लिखिएगा कि नागरिकता पाने का प्रावधान। अनुच्छेद 5 में लिखना है नागरिकता पाने का अधिकार। नागरिकता पाने का अधिकार कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। ये 5 प्रकार आपको इसी में लिखना है। तो अनुच्छेद 5 में 5 प्रकार से नागरिकता पाने का अधिकार है। क्लियर हो गया भाई? 5। हाँ, देशीकरण यहां समझिएगा, देशीकरण से जो नागरिकता यहां मिलता है, देशीकरण का मतलब ये हो गया, जैसे पहले आप करण से समझिए, ये आप जन्म समझ गए होंगे, वंश भी समझ गए होंगे, पंजीकरण समझ पाए कि नहीं? पंजीकरण का मतलब जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो, विदेश का हो, विदेश का हो। जैसे आप रिकी पॉन्टिंग की बात कर लेते हैं। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर रिकी पॉन्टिंग को लग रहा कि इंडिया बहुत अच्छा है, तो रिकी पॉन्टिंग आके क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और भारत सरकार उनको क्या दे देगी? नागरिकता दे देगी। मतलब जो भारत का नहीं है उसको क्या मिल जाएगा? नागरिकता मिलेगा। अब सुनिएगा, मतलब अगर कोई भूटान का भारत में आ रहा नागरिकता लेना चाहते तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जैसे आप यहां के हैं और यदि आप अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन उसका जो रूल हो फॉलो करे पड़े। जैसे भारत का जो रूल है उसको फॉलो करना। भारत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता तो उसको कम से कम भारत में 5 साल रुकना पड़ेगा। कितना? 5 साल रुकबो तो नागरिकता मिल जाएगी। ठीक। लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में आया और नागरिकता चाहते तो 10 साल रुकनी पड़ेगी, ताकि हमारे शत्रुओं को 10 साल रुकना पड़ेगा, और जो मित्र देश है उनको 5 साल रुकना पड़ेगा। समझ में आया? बांग्लादेश का कोई व्यक्ति भारत में आएगा, नागरिकता 10 साल रुके पड़ी तब मिली। लेकिन अगर कोई आ गया कहां से? आ गया स्विट्जरलैंड से, 5 साल रुकेगा। तो 2 हमारे देश कैसे शत्रु हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक है भाई? ध्यान सुनो, नहीं जा सकते, आने जाना सबको जोड़कर 5 साल, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बसना पड़ेगा। अब देखिए, अमेरिका में जाएंगे नागरिकता लेने तो अमेरिका का नागरिकता दे देंगे, लेकिन आपको अमेरिका को देना पड़ेगा पैसा। कितना देना पड़ेगा? अमेरिका में अगर आपको नागरिकता लेना है तो अमेरिका में 1 साल रहने के लिए 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो जैसे साल रहना चाहते हैं जोड़ के उतना पैसा दे दीजिए, अमेरिका आपको दे देगा नागरिकता। समझ में आया? तो वहां पैसे का और रहे हुए वाला हिसाब ना आया है, इतना दिन रहे कुछ नहीं, पैसा भाड़ा दो रहो।
तो ये हो गया भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो 5 में जो लिखा है वो क्या लिखा है, अनुच्छेद 5 जो कहता है ये नागरिकता पाने। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ये तो पंजीकरण हमने बता दिया। अब देशीकरण समझ लीजिए। देशीकरण क्या होता है? देशीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति भारत से बाहर गया, जैसे आप ही हूं, आप यहां से चले जाएं अमेरिका, अमेरिका में शादी विवाह करके बस जाएं, आपने वहां की नागरिकता ले लिया, कनाडा कहीं भी जाके वहां की नागरिकता ले लिया। धीरे धीरे काम करते हुए आपने जो है, आपका जो पुत्र होगा, आपका पुत्र कभी उसको याद आए कि पापा हमारे इंडिया को, और हमें जो है या हमारे दादाजी इंडिया के रहे, भीमा पार कर रहे हैं, वो पता चली गया, और चाहत भीमा पार में आवे चाहते, तो वो भारत में आएगा। और अगर उसका अगर वंश भारत के अंदर है और वो विदेशी है, उसने विदेश की नागरिकता लिया है, तो उसके अगर वंश भारत के अंदर मैच कर रहा है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भारत के अंदर है, या उसके दादा अविभाज्य भारत में रहे होंगे, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दिया जाए। उसको कहते हैं देशीकरण, क्योंकि वो व्यक्ति आया, उसको कहते हैं अप्रवासी, जो कहां यहां से चला गया था, प्रवास कर गया था, लेकिन पुणे क्या हुआ, अपने देश वापस आ गया। ये हो गया। 5वां है अर्जित, मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है। जैसे अगर नेपाल में जो पोखरा वाला क्षेत्र है, अगर भारत सरकार उसको ले ले, तो क्या पोखरा वालों को कागज पत्र लेके बनवाओ, पर कागज का नहीं, वो अपने आप पे हो जाए, वो इंडिया मान जाए, उनका जो है वो अपने आप क्या इंडियन हो गए। तो हाँ, तो ऐसे जहां का जो भूभाग है, अगर उसको हम लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, वो तो अपना ही हो जाएगा ना। तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत के ही माने जाएंगे। इसको कहते हैं अर्जित क्षेत्र के द्वारा नागरिकता। क्लियर हो गया भाई इतनी बातें। चलिए अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 6। किस पर बात करेंगे भाई? अनुच्छेद 6 पर अगर बात करें, ध्यान सुनिएगा। तो 6 में जो लिखा है, 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले हाँ व्यक्ति को नागरिकता। लेकिन ये बात कब का है? ये बातें अब मान्य नहीं है। ये बातें उस दौर की थी, उस दौर की थी कि जब हमारे देश में जब विभाजन हुआ था, जब गदर हो गया था, हिंदुस्तान वाले भाग रहे थे, जो जिसको पाकिस्तान जाना था, जो पाकिस्तान से इंडिया था, उनके लिए था। तो भारत सरकार ने जो है यहां पर बनाया था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, जैसे केहू के खेत बा इंडिया में और ओकर घर चली गए पाकिस्तान में। बंटवारा कैसे हुआ था? बंटवारा तो एक रेखा खींचा गया था ना, ऐसे ही, अरे ऐसे सीधा सीधा एक रेखा खींच दिया गया था। वो ऑफिस में बैठ के, धरातल पर नहीं गए थे वो, ऐसे मांग इसका ऐसा कैसे लाओ, ऐसे उसके सामने आया क्या नक्शा, और रेड क्लिप जो था वो बैठ के अपने ऑफिस में ही क्या किया, जितनी भी पुलिस चौकियां थी उन्हीं पुलिस चौकियों को उसने पेंसिल से मिला दिया, कहा चलो बंटवारा हो गया, और कहा कि यहां जाइए क्या करवा दीजिए, यहां पर जाके आप तार खिंचवा दीजिए। तो जब तार खींचना शुरू हुआ तो आप देखेंगे किसी के घर के ऊपर से तार चला गया, तो आधा घर हो गया इंडिया में, आधा चल गया पाकिस्तान में। तो वो आप देखेंगे कि ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो गया कि लोग जो है जहां जिसको रहना था वो अपना भाग रहा था। तो इसमें कहा गया जो जहां रहना चाहता है वो वहां रह सकता है। ठीक है भाई। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, सरकार ने कहा था कि 1948 तक अगर कोई भारत में आएगा तो भारत का नागरिक बन जाएगा, उसको भारत में रुकने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रहे 19 जुलाई के बाद, ध्यान सुनिएगा, 19 जुलाई 1948 के बाद एक दिन भी लेट होगा ना तो भारत में 10 साल रहे पड़ी। एक दिन लेट होगा तो भारत में 10 साल रहा तब नागरिकता मिलेगी। तो 19 जुलाई 1948 तक जो भारत में आएगा उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 7 कहता है कि जो लोग भारत से भाग के पाकिस्तान जा रहे थे तो भारत ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन याद रहे अगर वापस आइबो तो आवे खरती डेट याद कर लो, 1948 तक वापस चली आओ। अगर तुम्हें लागे कि हम इंडियन ठीक है तो फिर वापस आ जाओ, लेकिन अगर उकरे बाद आइबो तो तुम पाकिस्तानी मान जाओ। ठीक है। तो यहां पर कहा गया कि भारत से पाकिस्तान तथा पुनः भारत वापसी, पुनः क्या हो गया भाई, भारत वापसी आने वाले लोगों को नागरिकता मिल जाए। जो यहां से गया पाकिस्तान और वापस आए उसको भी क्या मिल जाएगा? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? इसमें लिखा था कूटनीति के माध्यम से नागरिकता। तो कूटनीति के माध्यम से मतलब यह हो गया जैसे कोई सेलिब्रिटी, ये सबके लिए नहीं है। तो अनुच्छेद 9 समझिएगा, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, ध्यान सुनिएगा, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म। याद रहे कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 9 में लिखा भाई, 9 में लिखा है। तो याद रखना है, पूछेगा किस अनुच्छेद में लिखा है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करेगा तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 9 में। अब ध्यान सुनिएगा, अभी जो विराट कोहली हैं, विराट कोहली कहां शिफ्ट हो गए? लंदन। कहां शिफ्ट हो गए? लेकिन वो वहां पर लंदन में वीजा पर गए हैं, ऐसा नहीं कि भारत की नागरिकता छोड़ के नहीं गए हैं। आप वीजा आपको मिल जाएगा, वो किसी भी देश में आप जाके रहेंगे, जितने साल का वीजा रहेगा उतना साल आप रहेंगे।
वीजा खत्म हो जाएगा, रिन्यूअल करवा लीजिए। वीजा पर गए हुए हैं, ठीक है भाई। जैसे आप अगर दुबई में जाना चाहते हैं, चले जाइए, वीजा आप ले लीजिए, वीजा लेके जाइए, 1 महीने वीजा, 1 महीना घूमिएगा। अब तो ये 9 कहता है कि दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ये 9 में लिखा है। अनुच्छेद 10 जो है, जो ये कहता है नागरिकता का बना रहना, तो अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बना रहना। तो याद रखना है, अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, ठीक है भाई। तो नागरिकता का बना रहना 10 में मतलब यह हो गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह भारत की नागरिक बना रहेगा, जब तक कि अगर उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य ना किया जाए जो भारत के देश हित में ना हो। जैसे आप भारत के नागरिक हैं, आपके दादा दादी नाना नानी जो भी सब यहीं के थे, आजादी के बाद से भी आप जो है, पहले से भी आप रह रहे हैं, आपका पूरा वंश यहीं रह रहा है, आप भारत के प्रॉपर नागरिक हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने पाकिस्तान के साथ अपना कोई संबंध स्थापित कर लिया, देशद्रोही हो जाएंगे, नागरिकता खत्म हो सकती है आपकी। तो अगर कोई ऐसा कृत्य करेंगे तो नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। तो इसलिए याद रखना है कि जब तक आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे, भारत के हित की बात करेंगे, तो भारत के नागरिक बने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे वो नियम आपके ऊपर लागू, याद रखना, अगर सरकार नागरिकता को लेकर कोई नियम बनाती है तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से नागरिक हैं। समझ में आएगा, पहले से नागरिक हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति भारत में आएगा, ये सरकार कह दे कि भारत में 1 जनवरी 2026 से भारत में आने वाले व्यक्तियों को ड्राइवरी लाइसेंस अनिवार्य है, तो तोरे लिए अनिवार्य ना है, जे आई ओकरे लिए अनिवार्य है। जे काइस की वो आप हमारे ऊपर लागू नहीं है। वो 10 कहता है कि हम नागरिक पहले से बने हैं, हमारे ऊपर पहले से जो चीजें बनी हैं वो बनी रहेंगी, लेकिन कोई नया संशोधन अगर करना होगा तो नए लोगों के लिए होगा, हमारे लिए लागू नहीं होगा। ये कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है। समझ में आया भाई? तो ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया नागरिकता के बारे में। इतनी बातें ही इसमें याद रखना है, नागरिकता से संबंधित इतनी बातें हैं। बात क्लियर हो गया भाई?